जो है पादपों में या पादपों की आंतरिक संरचना यानी अनैटमी इन प्लांट्स। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग है बच्चों। आई होप सब लोग बढ़िया हैं और मेरी आवाज और वीडियो आई होप सब आप तक सही पहुंच रहा होगा। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और इतना आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस टॉपिक को आप आज बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट, एनसीईआरटी की हर एक लाइन, एनसीईआरटी का हर एक पेज इस चैप्टर में हम पूरा तैयार करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, वो आपको ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर में भी चेंज हुआ है। याद करो कल हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था, नर्वस सिस्टम वाला, उसमें भी काफी चीजें हट गई थी। तो आज जो हम एनाटॉमी वाला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में भी चेंज हुआ है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, नई एनसीईआरटी आपके पास होंगी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि क्या चेंजेस हैं, बट आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो थी, पुराना चैप्टर जो था, देखो आपको यह पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा बताता हूं कि नीट 2024 में इस चैप्टर से एक या दो सवाल बनने ही बनने हैं। तो इस चैप्टर से एक या दो सवाल जो हैं वो आपके पास नीट 2024 में बनने हैं। अब सुनो, जब ये पुराना सिलेबस जो था, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, पुराना सिलेबस जो हमारे पास था, पुराने सिलेबस के अंदर इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स थे। पुराने सिलेबस में टॉपिक थे आपके पास पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यूज, उत्तक तंत्र, तने जड़ और पत्तियों की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर, और द्वितीयक वृद्धि। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी थी, जब हम पुराने सिलेबस की बात कर रहे हैं, पुराने सिलेबस में इस चैप्टर को अपन लोग 4 टॉपिक्स में डिवाइड करते थे। पादप उत्तक में, फिर उत्तक तंत्र में, फिर आंतरिक संरचना तने जड़ और पत्तियों की, और द्वितीयक वृद्धि। लेकिन अब हमारे पास जो नया सिलेबस आया है बच्चों, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब इस चैप्टर को हम तैयार करेंगे। नया सिलेबस का मतलब है नई एनसीईआरटी में। तो नई एनसीईआरटी में आपको याद रखना है पादप उत्तक वाला जो टॉपिक है, जिसमें विभज्योतक और स्थायी उत्तक है, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज जो है, उनको हटा दिया गया है भाई। फिर और क्या हटा दिया गया है, द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या ध्यान में रखना है, नए सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं इस चैप्टर में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला चीज है बच्चों, पुराने सिलेबस में मैंने कहा ये 4 टॉपिक्स थे, नए सिलेबस में पादप उत्तक नया सिलेबस में हट गया है और द्वितीयक वृद्धि हट गई है। तो अब नए सिलेबस के हिसाब से हम लोग इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ेंगे, पादप उत्तक तंत्र यानी टिश्यू सिस्टम और आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं। नए सिलेबस में जो नई एनसीईआरटी है, नया सिलेबस जो एनटीए का है, उसमें हमको पादप उत्तक तंत्र और आंतरिक संरचना है। क्लियर बात? तो आपको सबसे पहले शुरुआत में ही यह ध्यान में रखना है कि नए सिलेबस के हिसाब से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और पुराना सिलेबस में कौन से टॉपिक हट चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? तो अब एक बार जरा थम्स अप करके या दिल बना के बता दो इस चैप्टर को तैयार हो शुरुआत करने के लिए। और मैं फिर बता रहा हूं बच्चों एक चीज, आज की जो क्लास होने वाली है, अंत तक बने रहना। एनाटॉमी को बिल्कुल आसान कर दूंगा। अगर आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा उस फ्लो चार्ट से। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया, दिल भी दिखा दिया, थम्स अप भी कर दिया। चलो आ जाओ बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहली बच्चों यहां पर जो टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है प्लांट टिश्यू सिस्टम। प्लांट टिश्यू सिस्टम या जिसे हम कहते हैं पादप उत्तक तंत्र।
ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में पादप उत्तकों से बात की थी, प्लांट टिश्यूज की बात करते थे। पुरानी एनसीईआरटी में हम लोग विभज्योतक पढ़ते थे, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, और हम लोग स्थायी उत्तक पढ़ते थे, परमानेंट टिश्यूज। लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से, नई एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक ही है पादप उत्तक तंत्र का। अब एक चीज ध्यान से सुनना बच्चों, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं पढ़ते जाना, समझते रहना, एक सवाल नहीं अटकना आपका इस चैप्टर से। अब सुनो, तो प्लांट टिश्यू सिस्टम या पादप उत्तक तंत्र की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है पादप उत्तक तंत्र को अपन 3 प्रकार में विभेदित करते हैं। जब हम पादप उत्तक तंत्र या प्लांट टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरा पादप उत्तक तंत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 भाग होंगे हमारे पास। कौन कौन सा है बच्चों? सबसे पहला आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम कहते हैं बच्चों बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। और आप समझ ही गए होंगे, एपिडर्मल बाह्य त्वचीय है, तो यह सबसे बाह्य परत है, ये आपके पास आउटर है। फिर आपके पास दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट आता है बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। याद रखना, इस पूरे चैप्टर को डायग्राम से और समझाऊंगा, पूरी फिल्म बननी चाहिए इस चैप्टर की, तब तो मजा आएगा। और जिन जिन को ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता था कि सर इसमें कैसे याद रखें, आज वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। तो दूसरा आता है बच्चों जिसको हम कहते हैं भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र या जिसे कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और तीसरा आता है बच्चों जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम कहते हैं संवहनीय उत्तक तंत्र। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज, जब हम पादप उत्तक तंत्र की बात कर रहे हैं, पादप उत्तक तंत्र को अपन ने 3 प्रकार में विभेदित किया है। और पादप उत्तक तंत्र को 3 भागों में विभेदित किया है। कौन कौन से हैं? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहनीय उत्तक तंत्र, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बेटा हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ अब इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है भाई, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़नी है बेटा। मैंने आपको भी शुरुआत में बता दिया, द्वितीयक वृद्धि हटा दी गई है नई एनसीईआरटी से। पादप उत्तक जो शुरुआत में थे वो भी हटा दिए गए हैं। तो हम नई एनसीईआरटी के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से वन शॉट लेकर आए। तो अब ध्यान रखना, ये 3 है। अब कैसे ध्यान में रखोगे? सर ये क्या है? एपिडर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर, अभी अपन एक एक करके सब समझेंगे, आराम से बंद करो। अब देखो बच्चों क्या होता है। सबसे पहली चीज यहां पर आप ध्यान रखोगे, मैंने यहां पे, आप मान लो कोई तना है या जड़ है, ठीक है बच्चों, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। आप मान लो कोई तना है या कोई जड़ है, स्टेम है या रूट है, आप मान के चलो। और किसी भी तने की या किसी भी जड़ की, स्टेम की या रूट की आंतरिक संरचना अगर आपको देखनी है, तो मैंने क्या किया, किसी भी तने या जड़ की एक आंतरिक संरचना समझने चाहता। ठीक है, वो तना हो सकता है, वो जड़ हो सकती है। एक बार ध्यान से समझ लो, सुन लो, ये चैप्टर इतना आसान कर दूंगा कि आपको वापस रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन ले। तो मैंने क्या किया भाई, कोई भी तना ले लिया या जड़ ले ली, और तने या जड़ को मैं अंदर से देख रहा हूं, उसकी आंतरिक संरचना देख रहा हूं। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी तने या जड़ को देखोगे, तो तने या जड़ में जो सबसे बाह्य परत आपको दिख रही है, तने या जड़ में जो आपको सबसे बाह्य परत दिखती है, वो सबसे बाह्य परत कहलाती है बाह्य त्वचा, या जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, जब आप किसी भी तने की आंतरिक संरचना देख रहे हो, आप जड़ की आंतरिक संरचना देख रहे हो, तो उसकी सबसे बाह्य परत जो होगी उसको बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहेंगे। ठीक, फिर आपके पास एपिडर्मिस की बात करें
तो एपिडर्मिस के नीचे अंदर आओ। जब आप एपिडर्मिस के अंदर आओगे तो एपिडर्मिस के अंदर यानी बाह्य त्वचा के अंदर वाला स्तर पे आपको मिलेगी एक परत जिसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब हमेशा नीचे होता है, तो एपिडर्मिस के भीतर वाली, एपिडर्मिस के अंदर आपको क्या परत मिलेगी? हाइपोडर्मिस। ध्यान से बच्चों, फिर एक बार ध्यान रखना, हाइपोडर्मिस के और अंदर आओ। अंदर आओगे तो आपको एक परत मिलेगी जिसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स या वल्कुट। फिर वल्कुट या कॉर्टेक्स के और अंदर आओ बच्चों, उसके अंदर आपको परत मिलेगी अंतःचर्म या जिसे हम कहेंगे एंडोडर्मिस। ठीक है, हम लोग सबसे बाह्य परत की बात कर रहे थे, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर आओ, एपिडर्मिस के अंदर कौन सी परत मिलेगी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के भीतर कौन सी परत मिलेगी? वल्कुट। वल्कुट के अंदर कौन सी परत मिलेगी? एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस के अंदर आओ, आपके पास ये ऐसी वृत्ताकार संरचना मिलेगी जिसे हम कहेंगे परिरंभ। इसे हम कहेंगे परिरंभ या पेरिसाइकल। और इस परिरंभ के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं बच्चों? संवहनीय उत्तक। संवहनीय उत्तक जिसमें हमारे पास क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, मैं सिर्फ आपको एक जनरल संरचना बता रहा हूं, आंतरिक संरचना। आप किसी तने को काट के उसके आंतरिक संरचना या किसी जड़ को काट कर उसकी आंतरिक संरचना देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की परत देखने को मिलेगी। सबसे बाह्य परत क्या होगी? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर आपको क्या मिलेगी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर आपको मिलेगी वल्कुट। वल्कुट के अंदर मिलेगी अंतःचर्म, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको मिलेगा परिरंभ। परिरंभ के अंदर आपको क्या मिलेंगे? संवहनीय उत्तक मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? ये बेसिक आंतरिक संरचना है। तो अब सुनो, ये बेसिक आंतरिक संरचना है। सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर वल्कुट, वल्कुट के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर आपको क्या मिलेगा? परिरंभ। परिरंभ के भीतर की ओर आपको क्या मिलने वाले हैं? संवहनीय उत्तक। अब मैं क्या करने वाला हूं सुनो, इस चैप्टर को एनसीईआरटी से समझने के लिए एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, क्योंकि सवाल जैसे जैसे आएंगे ना, आपको तैयारी भी वैसी वैसी करनी है। तो सबसे पहली चीज तो यह है, अपन आंतरिक संरचना तने और जड़ को विभाजित करेंगे। भाई सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि जिस आंतरिक संरचना को आप देख रहे हो वो तने की है या वो जड़ की है। तो हम तने और जड़ की आंतरिक संरचना की बात करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? अब सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा सबसे बाह्य परत कौन सी है बच्चों? सबसे बाह्य परत है एपिडर्मिस, जिसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। तो ये जो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा जो है, ये किस तंत्र में आएगी? ये सबसे बाह्य परत जो एपिडर्मिस है, ये किस में आएगी? ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आएगी। ये आपके पास किसके अंदर आएगी बच्चों? ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो अब सुनो, मैंने यहां पर सबसे पहला सिस्टम क्या ले लिया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ले लिया। मैंने सबसे पहला तंत्र कौन सा ले लिया? ये रहा, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा बच्चों, ध्यान रखना। मैंने सबसे पहले कौन सा टिश्यू सिस्टम लिया है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम लिया है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपके पास सबसे पहला तो बाह्य परत होगी बच्चों, एपिडर्मिस। इसमें आपको क्या मिलेगा? एपिडर्मिस, बाह्य स्तर एपिडर्मिस, जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा, बिल्कुल मिलेगी। और क्या मिलेगा? इसके साथ साथ एपिडर्मिस के साथ आपको मिलेंगे इसमें रंध्र,
जिसे हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। और उसके साथ क्या मिलेंगे आपको, उपांग, या जिसको हम कहेंगे अपेंडिजेस। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट्स में बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र की, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो सबसे बाहर है। तो सबसे बाहर वाला तंत्र है, तो उसमें सबसे बाह्य परत होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के साथ क्या मिलेंगे हम देखेंगे, रंध्र होंगे। रंध्र के साथ साथ उपांग होंगे, जो हम बात करेंगे क्या क्या आएंगे सर इसमें। अब सुनना, अब एपिडर्मिस के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये एक स्तर से बनी होती है। ये एक स्तरीय है। एक स्तरीय का मतलब है सिंगल लेयर। इधर देखो, सिंगल लेयर सर कैसे, ये अभी अपन ने देखा। ये देखो एपिडर्मिस में सिंगल लेयर है, मतलब एक स्तर से बनी हुई है। ये जो सबसे बाह्य परत है, ये एक स्तर से बनी हुई है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है बच्चों, एक स्तरीय। किन कोशिकाओं से बनी है, एक स्तरीय तो है, लेकिन ये किन कोशिकाओं से बनी हुई है, एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, पैरेनकाइमा कोशिकाओं से। ये एपिडर्मिस की जो सबसे बाह्य परत है, ये सबसे बाह्य परत एक स्तर से बनी हुई है। और एक स्तर से इसमें कौन सी कोशिकाएं हैं, पैरेनकाइमा कोशिकाएं हैं। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। और इसकी खासियत, पैरेनकाइमा सेल्स की खासियत क्या है बच्चों, ये पैरेनकाइमा कोशिकाओं में खासियत ये है कि इनका कोशिका द्रव्य तो कम होता है, कोशिका द्रव्य की कम मात्रा है, और एक बड़ी रिक्तिका होगी। अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो ये पॉइंट दिखा हुआ है, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर यह पॉइंट दे रखा है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है, सबसे बाह्य परत है, सिंगल लेयर, एक ही स्तर से बनी हुई है। किन कोशिकाओं से बनी हुई है, पैरेनकाइमा सेल से। पैरेनकाइमा सेल्स की खासियत क्या है कि इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है, और बीच में केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, रसधानी या वैक्यूल पाया जाता है। ये किसकी बात हो रही है, एपिडर्मिस की। ठीक है, अब एपिडर्मिस के साथ क्या उनसे क्या मौजूद है, एपिडर्मिस के साथ रंध्र मौजूद है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, रंध्र आपको ध्यान में रखना है, केवल तने और पत्तियों में मिलेंगे। रंध्र आपको किस में मिलेंगे, स्टेम में मिलेंगे, लीव्स में मिलेंगे। इसका मतलब जड़ों में नहीं है। रंध्र का लक्षण आपको ध्यान में रखना है, जड़ में एब्सेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्वियस ही बात है, जड़ में करेंगे भी क्या। तो रंध्र जो होते हैं वो केवल तने और पत्तियों की एपिडर्मिस में मिलते हैं, रंध्र जड़ों में नहीं पाए जाते। रंध्र जो है वो जड़ों में नहीं पाए जाएंगे, तने और पत्तियों में ही मिलेंगे। और काम क्या करते हैं भाई, रंध्रों के द्वारा तो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो गैसों के आदान प्रदान में काम करेंगे और वाष्पोत्सर्जन में काम करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, देखो पादपों को भी पसीना आता है, मुझे भी आ रहा है, पादपों को भी पसीना आता है ना, तो पादपों को पसीना आता है मतलब वाष्पोत्सर्जन, और पादपों भी सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, मतलब गैसों का आदान प्रदान। तो पादप में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। और रंध्र कहां मिलेंगे, तने और पत्तियों में मिलेंगे। रंध्र जमीन के नीचे जड़ों में थोड़ी होंगे, नहीं होते। फिर इंपॉर्टेंट चीज आपको रंध्र की संरचना याद रखनी है बच्चों। तो रंध्र की संरचना में आपको पता होगा, दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। रंध्रों की संरचना में आपको ध्यान रखना है बच्चों, कितनी, दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल्स। दो द्वार कोशिकाएं होती हैं घास के अंदर बच्चों, ध्यान रखना। घासों के अंदर एक बीज पत्रियों में द्वार कोशिकाओं का शेप डंबल आकार का होता है, डंबल शेप का है। किसके अंदर, घास या मोनोकॉट्स के अंदर। घास या एक बीज पत्रियों में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं।
द्विबीज पत्रियों के अंदर तो सेम आकार की होती है, बीन्स शेप की होती है, लेकिन द्वार कोशिकाएं घास के अंदर या एक बीज पत्रियों के अंदर डंबल आकार की होंगी। सारा पॉइंट एनसीईआरटी में है। मासूम जी का मतलब क्या हुआ? फिर इसके साथ में बच्चों, इसके आसपास आपको कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी? सहायक कोशिकाएं, जिसको हम अंग्रेजी में सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो हम किसकी बात हो रही है बच्चों? रंध्र की बात हो रही है। तो रंध्रों की संरचना में दो द्वार कोशिकाएं होंगी। दो द्वार कोशिकाओं का आकार याद रखना, मोनोकॉट्स में घास में डंबलाकार होता है, द्विबीज पत्रियों के अंदर सेम आकार का होता है, और उसके आसपास, उसके विसिनिटी में एनसीईआरटी की लाइन है, उसके आसपास सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये किसकी बात हो गई? रंध्र की। रंध्र तने में मिलेंगे, पत्तियों में मिलेंगे, तने की एपिडर्मिस में मिलेंगे, पत्तियों की एपिडर्मिस में मिलेंगे, जड़ों में नहीं होंगे। रंध्र का काम क्या है? गैसों के आदान प्रदान में काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में काम करते हैं। और रंध्र की संरचना में दो द्वार कोशिकाएं होंगी। दो द्वार कोशिकाओं का आकार याद रखना, डंबलाकार होता है एक बीज पत्री या घास में, और द्विबीज पत्रियों के अंदर सेम आकार या बीन शेप का होता है। आ गई बात समझ में? आ गई। और उसके आसपास कौन सी कोशिकाएं होती है? सहायक कोशिकाएं। और इस पूरे संरचना को रंध्र तंत्र कहते हैं या स्टोमेटल अपैरेटस कहा जाता है। क्लियर बात? क्लियर बात है। रंध्र की बात हो रही है। और याद रखना बच्चों, इन द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द्वार कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में है। जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट चीज, उपांग। अब उपांग या अपेंडेजेस में क्या होगा बच्चों? उपांग या अपेंडेजेस में सबसे पहले एक मोटी वैक्स की परत होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, उपांग में आपके पास सबसे पहले एक मोटी वैक्स की परत आती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। और क्यूटिकल का काम होता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में एक मोटी वैक्स की परत काम करती है क्यूटिकल। क्यूटिकल भी आपको ध्यान में रखना है, तने और पत्तियों में ही होगी। क्यूटिकल की परत भी तने और पत्तियों में होगी। क्यूटिकल की परत भी जड़ में नहीं पाई जाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं तो दो संरचनाएं जड़ों में नहीं होते। रंध्र जड़ों में नहीं पाया जाता, क्यूटिकल भी नहीं पाया जाता है। तो क्यूटिकल की परत तने और पत्तियों में है, मोटी परत होती है, वैक्स से बनी होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में काम करती है। फिर आपको नेक्स्ट चीज ध्यान में रखनी है, इसके अलावा दो प्रकार के रोम पाए जाते हैं। दो प्रकार के रोम पाए जाते हैं। एक तो आपके पास एक कोशिकीय मूल रोम होता है, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। जड़ों के अंदर जो रोम होंगे बच्चों वो एक कोशिकीय होते हैं। जड़ों के अंदर जो रोम होंगे वो एक कोशिकीय होंगे, लेकिन तने में बहुकोशिकीय रोम होते हैं बच्चों। और उन बहुकोशिकीय रोम को ट्राइकोम्स कहते हैं। तने के अंदर जो रोम होंगे वो बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिसे ट्राइकोम्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोम की बात हो रही है, रोम जड़ों में भी मिलेंगे और तने में भी मिलेंगे, लेकिन जो रोम, अरे क्या बात है, रोम इटली वाला नहीं है ये, ठीक है मासूम जी? नहीं, रोम का मतलब है यहां पे हेयर्स। तो रूट हेयर जो है, मूल रोम है, वो एक कोशिकीय होंगे, और तने में जो रोम होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जिसे ट्राइकोम्स कहते हैं।
अब यहां पर ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से सुनना, यहां पर ट्राइकोम्स की खास बात क्या क्या है, इस पे सवाल आएगा ही आएगा। ट्राइकोम पे सवाल आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या बिंदु याद रखने हैं। सबसे पहले ये क्या होंगे बच्चों, ये बहुकोशिकीय रोम है, और बहुकोशिकीय रोम है जो तने या स्टेम में मिलते हैं। तो तने पे या स्टेम पर जो बहुकोशिकीय रोम होते हैं, मल्टी सेल्यूलर हेयर्स होते हैं, वो ट्राइकोम्स है। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, ये शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, ये शाखित ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। और दो कार्य याद रखने हैं बच्चों, दो फंक्शंस होते हैं। एक तो स्त्रावन में काम करेंगे। देखो बच्चों, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट, एक एक लाइन कवर होनी चाहिए। तो कार्य एक तो स्त्रावन में काम करते हैं, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन हानि को कम करते हैं। दूसरा काम है वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करते हैं। तो ये पॉइंट ट्राइकोम्स के याद रखने हैं बच्चों, ट्राइकोम्स के याद रखने हैं। हाँ, एक और लाइन एनसीईआरटी की, ये कोमल भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। तो आपके पास ट्राइकोम्स क्या हो गए, ट्राइकोम्स जो हो गए वो बहुकोशिकीय रोम है, तने में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय रोम हो गए। शाखित हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं, कोमल हो सकते हैं, कठोर हो सकते हैं, स्त्रावन में काम करेंगे, और वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करेंगे। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में है बेटा। क्यूटिकल का काम होता है वो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में काम करती है, क्योंकि क्यूटिकल जो है ना बेटा, वो वैक्स की बनी हुई है, वसा से बनी हुई है, इसलिए वो वाष्पोत्सर्जन हानि को कम करने का काम करती है। क्लियर है बात ये? तो अब एक चीज देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, मजा आएगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या बताने वाला हूं, सुनना। अब कंपेयर किसको करूं, देखो तने की बात हो रही है इधर, देखो अब आप याद कैसे रखोगे, आओ देखो मजा आएगा। तने और जड़, एक तरफ तना लिखा है मैंने, एक तरफ मैंने जड़ लिखा है। अब सुनना, तने की जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, अब आप एक चीज कैसे याद रखोगे, जब मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तने की बात कर रहा हूं बच्चों, तो तने में आपको क्या मिलेगा भाई, ये रही एपिडर्मिस, मिलेगी एपिडर्मिस, ये रही बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा है, इसके साथ रंध्र मिलेंगे, इसके साथ क्यूटिकल मिलेगा, और इसके साथ ट्राइकोम्स मिलेंगे। जब मैं तने की बात कर रहा हूं, तने का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो तने में आपको एक स्तरीय बाह्य त्वचा मिलेगी, एपिडर्मिस, उसके साथ क्या मिलेंगे, रंध्र होंगे, रंध्र के साथ वैक्स की परत क्यूटिकल होगी, और आपके पास बहुकोशिकीय रोम ट्राइकोम्स होंगे। अब जड़ में क्या आ जाएगा, सुनो, जड़ में क्या क्या चेंजेस है, यही तो मजा है, तभी तो याद रखना है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे पहली चीज, जड़ के अंदर हम एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा का मतलब है मूल त्वचा। अब अपन ने जड़ों की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा क्यों कहा भाई, बाह्य त्वचा, मूल त्वचा क्यों कहा, क्योंकि इसमें रंध्र नहीं है, इनमें रंध्र नहीं मिलेंगे, और इनके अंदर क्यूटिकल की परत भी नहीं मिलेगी। इनके अंदर रंध्र नहीं होते, क्यूटिकल की परत नहीं होती, केवल इसलिए इसको हम मूल त्वचा या एपिब्लेमा या पिलीफेरस परत भी कह सकते हैं। और क्या मिलेगा, एक कोशिकीय मूल रोग। तो आपके पास उपांग के रूप में क्या मिलेंगे, एक कोशिकीय मूल रोग। आई बात समझ में? देखो हम है ना तैयारी 360 डिग्री कर रहे हैं। हमने सबसे पहले
सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात की और फिर अपन ने अंतर देख लिया कि तने की एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और जड़ की एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या फर्क है। इसके साथ ये भी देख लो, ट्राइकोम्स आपको पता है कैसे रोम है, अभी अपन ने देखा बहुकोशिकीय रोम है। आपको ये भी पता है इनका काम स्त्रावन में होगा और वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने में होगा। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा बच्चों। रंध्र में हमको पता है दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। द्वार कोशिकाओं को कहते हैं बच्चों गार्ड सेल्स। इनमें भी एक बाह्य भित्ति होती है और आंतरिक भित्ति होती है। इनकी जो बाह्य भित्ति होती है ना बच्चों, वो याद रखना, इनकी बाह्य भित्ति जो होती है वो पतली होती है और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। ये भी पॉइंट है एनसीईआरटी में। ये भी पॉइंट आ सकता है कि जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। आ गई बात सबको समझ में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबको क्लियर हुआ कि सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे बाह्य तंत्र है। सबसे बाह्य तंत्र है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक कोशिकीय स्तर मिलेगी जिसको कहेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात कर ली अपन ने। अब तने की बात करेंगे तो एपिडर्मिस के साथ रंध्र मिलेंगे, क्यूटिकल मिलेंगे और ट्राइकोम्स मिलेंगे। और अगर हम जड़ की बात कर लें तो जड़ को हम मूल त्वचा कहते हैं क्योंकि उसमें रंध्र नहीं है, क्यूटिकल नहीं है, केवल एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। आ गई बात सबको समझ में। इतना सबको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबको क्लियर है या नहीं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबको क्लियर है कि नहीं, इतना बता दो। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के साथ तने में कैसा होगा और जड़ में कैसा होगा, यह आप बता दो। ठीक है, ये अपन ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या चीजें थी उसके लक्षण हमने देख लिए और उसके बाद हमने इसकी तुलना कर ली तने और जड़ के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, भरण उत्तक। अब नेक्स्ट हमारे पास किसकी बात करने वाले हैं, भरण उत्तक की या ग्राउंड टिश्यू की। अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर वापस मैंने ले लिया तना और यहां पर मैंने वापस ले लिया जड़। अब देखो, एक तीर से दो निशाने करेंगे। एक तीर से दो निशाने कैसे कि अब अपन भरण उत्तक के लक्षण भी देख लेंगे और भरण उत्तक तने और जड़ में कैसी होती है यह भी देख लेंगे। तो अब मैंने यहां पर ले लिया बच्चों भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र या जिसको मैं कहता हूं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आता है, आपके पास भरण उत्तक तंत्र आएगा। अब पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है बच्चों, भरण उत्तक तंत्र में आपको पता होना चाहिए सरल उत्तक मिलेंगे। सबसे पहला लक्षण आपको ध्यान में रखना है कि जब हम भरण उत्तक की बात करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, भरण उत्तक तंत्र में एनसीईआरटी की लाइन है कि भरण उत्तक तंत्र में कौन सी उत्तक मिलेंगे, सरल उत्तकों से बना होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बना होता है, सरल उत्तकों से बना होता है। सरल उत्तक कौन कौन से हैं बच्चों, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों आपके पास क्या होते हैं बच्चों, तीनों सरल उत्तक थे। पुराने सिलेबस में हम इनका विस्तार से पढ़ते थे, नए सिलेबस में ये टॉपिक्स अब नहीं रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है कि जो भरण उत्तक तंत्र है, भरण उत्तक तंत्र सरल उत्तकों से बना होता है। सरल उत्तक और जटिल उत्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए। सरल उत्तक या सिंपल टिश्यूज का मतलब है एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं, और जटिल उत्तक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जिसमें जाइलम और फ्लोएम आएंगे, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं वो जटिल उत्तक होते हैं,
और जो एक ही प्रकार की समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं वो सरल उत्तक होते हैं। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एक प्रकार की कोशिकाओं से ही बने हुए हैं, सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, इसलिए सरल उत्तक है। ठीक, अब सुनो, अब आपको नेक्स्ट कैसे अंतर याद रखना है। देखो, तने की अपन बात करते हैं ना बच्चों, तो तने में आपके पास तरल उत्तक, सबसे पहला चीज आता है हाइपोडर्मिस। अपन ने देखा था हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस उपस्थित। तने की बात हो रही है, तने के अंदर एपिडर्मिस के अंदर भरण उत्तक में हाइपोडर्मिस मिलता है, जड़ के अंदर आपको हाइपोडर्मिस देखने को नहीं मिलता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हाइपोडर्मिस आ जाए, जैसे ही हाइपोडर्मिस का लक्षण आ गया, इसका मतलब तने की बात हो रही है, जड़ के अंदर आपको हाइपोडर्मिस नहीं मिलता। जड़ के अंदर आपको एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगा। हाइपोडर्मिस का लक्षण केवल तने का है, हाइपोडर्मिस का लक्षण जड़ में आपको नहीं मिल रहा। ठीक, अब देखो देखो आपको रिलेट कैसे करना है। इधर मैंने आपको बताया था, इसलिए यह संरचना आपको शुरुआत में ही ध्यान रखनी थी। अरे कहां गया यार, समझ गए। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस के नीचे अंदर की तरफ कौन सी परत थी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस किस में मिलेगी? तने में मिलेगी। किस में नहीं मिलेगी? किस में नहीं मिलेगी? जड़ में नहीं मिलेगी। ठीक है, लक्षण क्लियर। अब हाइपोडर्मिस के नीचे अपने पास आता है वल्कुट। वल्कुट या जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, वल्कुट तने और जड़ की संयम है। वल्कुट जो है वो तने और जड़ में आपको सेम मिलेगी। कैसे? वल्कुट का लक्षण यह होता है कि दोनों में वल्कुट बहुस्तरीय होती है, मतलब एक से अधिक स्तर से बनी हुई है। बहुस्तरीय है। कौन से सेल से बनी हुई है बच्चों? पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। अंतरकोशिकीय अवकाश मिलेंगे इसमें, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, और भोजन संग्रह में काम करेगी। ये सारे के सारे लक्षण जड़ों के लिए भी मान्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तने और जड़ की आंतरिक संरचना में समानता क्या है? तो तने और जड़ की आंतरिक संरचना में वल्कुट बिल्कुल सेम जैसी है। वल्कुट में एक से अधिक स्तर मिलेंगे, 2, 3, 4, 5 स्तर हो सकते हैं। इतने सारे स्तर से बनी हुई है। कौन सी कोशिकाएं होंगी? पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी हुई है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती हैं और उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है, खाली क्षेत्र है, यानी अंतरकोशिकीय अवकाश है। और काम किसमें करता है? स्टार्च का संग्रह या भोजन संग्रह में काम करता है। तो वल्कुट की संरचना तने में और जड़ में बिल्कुल एक समान है। तने में और जड़ में वल्कुट की संरचना बिल्कुल समान है। बेटा मज्जा पे आ रहे हैं, पित्त का मतलब मज्जा है, अभी आगे आएगा बेटा। बट इतना क्लियर, भरण उत्तक तंत्र की बात कर रहे हैं। भरण उत्तक में हाइपोडर्मिस तने में मिलेगी, जड़ में नहीं मिलेगी, लेकिन वल्कुट दोनों में सेम है। वल्कुट का मतलब दोनों में बहुस्तरीय है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी है, अंतरकोशिकीय अवकाश मिलेंगे और भोजन संग्रह में काम करेंगे। अब वल्कुट की आंतरिक स्तर। अब नेक्स्ट पे पहुंचू बच्चों, नेक्स्ट वही ले रहा हूं। यहां पर ले लिया तना, और यहां पे ले लिया जड़, रूट। अब वल्कुट की आंतरिक परत होती है बच्चों एंडोडर्मिस। अब नेक्स्ट परत मैंने क्या ले ली? एंडोडर्मिस। वल्कुट की आंतरिक परत है ये। तो वल्कुट की आंतरिक परत आपको क्या मिलेगी? एंडोडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस में भी दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, तने के अंदर एंडोडर्मिस जो होती है उसमें स्टार्च का आच्छद मिलेगा।
स्टार्च का आच्छद मिलेगा या जिसे हम कहेंगे स्टार्च शीथ मिलेगी। देखो बच्चों, ये पॉइंट्स सारे एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी में अलग अलग पैराग्राफ में दे रखा है तो हमको रिलेट करना मुश्किल होता है। मैं आपको एक ही फ्लो चार्ट से सारे लक्षण बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये स्टार्च का आच्छद आपको कहां मिलेगा? तने की एंडोडर्मिस में मिलेगा। तने की एंडोडर्मिस में आपको स्टार्च का आच्छद मिलेगा। लेकिन जब हम जड़ों की बात करते हैं, रूट्स की, तो रूट्स की एंडोडर्मिस में आपको बैरल आकार की कोशिकाएं मिलती हैं। बैरल आकार की कोशिकाएं मिलती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कैस्पेरियन परत मिलती है भाई। कैस्पेरियन परत जो किससे बनी होती है? स्यूबेरिन से बनी होती है। स्यूबेरिन और पेक्टिन से बनी है, और स्यूबेरिन जो होता है वो जल के लिए अपारगम्य है। भाई तभी आप याद रख पाओगे। अभी आपको याद रखने का तरीका ही ऐसा है। तो आपके पास हम एंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं। अब तने की एंडोडर्मिस और जड़ की एंडोडर्मिस में क्या अंतर है? जब आप तने की एंडोडर्मिस की बात कर रहे हो तो तने की एंडोडर्मिस में स्टार्च का आच्छद है, स्टार्च की एक परत है। और जब हम जड़ों की एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो उसमें बैरल आकार की कोशिकाएं होती हैं, मोटी कोशिकाएं होती हैं, और स्यूबेरिन और पेक्टिन की परत होती है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन परत कहते हैं। ये जल के लिए अपारगम्य होती है। और एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, ये स्यूबेरिन की परत जो है वो आपको कौन से भित्ति में मिलती है? रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स में। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना। बस एनसीईआरटी में अलग अलग गुच्छे में पॉइंट दे रखे हैं, मैं एक साथ लिख रहा हूं। एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ही फ्लो चार्ट के माध्यम से लिख रहा हूं बच्चों यहां पर। तो एंडोडर्मिस स्टार्च आच्छद अगर है तो तने की बात हो रही है, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन परत है तो जड़ की बात हो रही है। और कैस्पेरियन परत जो है वो किससे बनी हुई है? स्यूबेरिन और पेक्टिन से। और स्यूबेरिन जो है वो जल के लिए अपारगम्य होती है। अब सुनो, एंडोडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी परत आएगी बच्चों? परिरंभ। एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी संरचना आएगी? परिरंभ या पेरीसाइकल जिसे हम कहते हैं। अब पेरीसाइकल तने के अंदर तो बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा से। तने के अंदर किससे बनी है? स्क्लेरेनकाइमा से। जड़ के अंदर बनी होती है पैरेनकाइमा से। ये एनसीईआरटी की लाइन है। परिरंभ, एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी परत आएगी बच्चों? एंडोडर्मिस के अंदर आएगी परिरंभ। तने के अंदर जो है वो परिरंभ स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। जड़ों के अंदर किससे बनी है? पैरेनकाइमा से बनी है। यहां तक ये भरण उत्तक तंत्र था बच्चों। ये भरण उत्तक तंत्र आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंडोडर्मिस के भीतर एंडोडर्मिस के भीतर आपको क्या क्या परत संरचना मिलती है बच्चों? पेरीसाइकल मिलेगी, परिरंभ, परिरंभ के साथ आपको संवहनीय उत्तक मिलेंगे, और आपको पित्त या मज्जा मिलेगा। याद रखना, एंडोडर्मिस के अंदर आपको परिरंभ मिलेगा, परिरंभ के साथ संवहनीय उत्तक मिलेंगे, संवहनीय उत्तक के साथ पित्त मज्जा मिलेगा। इन सब संरचना को हम स्टील या रंभ कहते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? स्टेल या रंभ कहते हैं। तो आ रही है बात समझ में? तने की बात हो रही थी और जड़ की बात हो रही थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं एंडोडर्मिस के अंदर वाली परत कौन कौन सी होंगी? परिरंभ होंगे, परिरंभ, संवहनीय उत्तक, मज्जा। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी संरचनाएं हैं उसको सम्मिलित होकर हम किस नाम से जानते हैं? रंभ के नाम से।
उसको हम किस नाम से जानते हैं? रंभ या स्टील के नाम से जानते हैं। आ रही है बात सबको समझ में? यह भरण उत्तक तंत्र की बात हो रही थी, भरण उत्तक तंत्र की बात हो रही थी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनना, तने के अंदर और जड़ के अंदर देख लिया अपन ने। अब अपने पास संवहनीय उत्तक तंत्र आएगा, अब अपने पास संवहनीय उत्तक तंत्र आएगा। तो अब मैंने यहां पर मैंने तने की बात कर ली और जड़ की बात कर ली, और अब लक्षण मैंने ले लिया संवहनीय उत्तक तंत्र। संवहनीय उत्तक तंत्र। अब संवहनीय उत्तक तंत्र में हमको पता है जाइलम और फ्लोएम आएंगे बच्चों। तो जाइलम और फ्लोएम एनसीईआरटी की लाइन है, जटिल उत्तक से निर्मित है। संवहनीय उत्तक तंत्र में आपको जटिल उत्तक मिलेंगे। जटिल उत्तक मिलेंगे मतलब क्या मिलेगा? जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। संवहनीय उत्तक तंत्र में आपको ध्यान रखना बच्चों, अब आपके पास संवहनीय उत्तक तंत्र में जटिल उत्तक मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। तो तने में जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे, जड़ में जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। सुनना, तने के अंदर संवहनीय उत्तक तंत्र किस प्रकार के होते हैं बच्चों? संयुक्त और समपार्श्व, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जॉइंट और कोलैटरल। अब संयुक्त और समपार्श्व का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, संयुक्त का मतलब है जाइलम और फ्लोएम साथ साथ है, जाइलम और फ्लोएम साथ साथ है, और फ्लोएम बाहर की तरफ है। तो संयुक्त का मतलब है जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, संयुक्त है। और समपार्श्व का मतलब बाहर की तरफ फ्लोएम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, भीतर की तरफ जाइलम है। बाहर की तरफ फ्लोएम है, भीतर की तरफ जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संयुक्त समपार्श्व। और जड़ के अंदर बच्चों, जड़ के अंदर कैसे होते हैं? अरीय या रेडियल। जड़ के अंदर आपको कैसे मिलेंगे जाइलम और फ्लोएम? अरीय रेडियल। रेडियल का मतलब क्या हो गया बच्चों? रेडियल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। फ्लोएम अलग हो गया, जाइलम अलग हो गया, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग। तो जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, आर याद रखना बच्चों। रूट्स में किस प्रकार के संवहनीय उत्तक होते हैं? आर। रूट में रेडियल, आर। रूट में संवहनीय उत्तक रेडियल प्रकार के हैं, फ्लोएम और जाइलम अलग अलग है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें आपने ओपन और क्लोज तो बताया ही नहीं, खुले और बंद प्रकार के। वो इसलिए नहीं बताया बेटा क्योंकि अभी डाइकॉट और मोनोकॉट में अंतर बाकी है, डाइकॉट और मोनोकॉट में अंतर बाकी है, इसलिए नहीं बताया। अब इतनी चीज सबको समझ आ गई। देखो, अपन ने 3 तरह के उत्तक तंत्र की बात की है। 3 तरह की कौन कौन सी? एपिडर्मिस, भरण उत्तक और संवहनीय उत्तक, 3 देखे हैं। और तीनों की संरचना के साथ साथ तने और जड़ में क्या क्या अंतर होते हैं वो भी देख लिए हैं। अभी अपन ने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री की बात नहीं की है, अभी अपन ने सिर्फ तने और जड़ की बात की है। अब अपन बात करेंगे तने में द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना, और जड़ में हम बात करेंगे एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़। वो भी अलग अलग बात करने वाले हैं, लेकिन एक बेस क्लियर हुआ, एक बेस क्लियर हुआ। अब सुनो एक चीज, कैसे? अब सुनो, पूरा सिस्टम एक साथ। एक तने की बात हो रही है, आ जाओ, तने की बात हो रही है। अब मेरे साथ साथ याद करना, तने की आंतरिक संरचना बना रहा हूं, स्टेम की। तने की आंतरिक संरचना मेरे साथ साथ बनाओ, आ जाओ।
तने की आंतरिक संरचना में सबसे बाह्य परत, तने की आंतरिक संरचना में सबसे बाह्य परत कौन सी होगी? एपिडर्मिस। सबसे बाह्य परत कौन सी होगी? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। इसके साथ साथ क्या मिलेंगे? इसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे? रंध्र मिलेंगे। इसके साथ साथ तने में आपको क्या मिलेगा? रंध्र मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मोटी परत किसकी मिलेगी? क्यूटिकल की। बाहर की तरफ मोटी वैक्स की परत मिलेगी, किसकी मिलेगी? क्यूटिकल की मिलेगी। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगी। और रोम कैसे होंगे? और बहुकोशिकीय रोम मिलेंगे। इन बहुकोशिकीय रोम को क्या कहेंगे? ट्राइकोम्स। आ गई बात सबको समझ में? किसकी बात हो रही है? तने की। तने की हमने सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ले लिया। हमने देखा बाह्य परत कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के साथ क्या मिलेंगे? रंध्र। रंध्र के साथ कौन सी परत मिलेगी? वैक्स की परत, क्यूटिकल। और बहुकोशिकीय रोम मिलेंगे, ट्राइकोम्स। क्लियर है बात? ये तो अपन ने तने की है। अब भरण उत्तक। अब भरण उत्तक में आपको क्या मिलेगा? आ जाओ। भरण उत्तक में सबसे पहली इस कौन सी परत मिलेगी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मिलेगी। हाइपोडर्मिस सिंगल स्तर से बनी है। एक मिनट, ये एक स्तर की यहां पर लिख ली मैंने, हाइपोडर्मिस। भरण उत्तक में सबसे पहली परत आ गई हाइपोडर्मिस। आ गई हाइपोडर्मिस। फिर हाइपोडर्मिस में बहुस्तरीय। हाइपोडर्मिस के अंदर आपको कौन सी परत मिलेगी? वल्कुट यानी कॉर्टेक्स की। बहुस्तरीय है ये, 1 2 3, ये बहुस्तरीय पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी हुई है। अंतर कोशिकीय अवकाश है, भोजन संग्रह का काम होगा। वल्कुट। फिर वल्कुट के अंदर वाली परत, वल्कुट की अंदर वाली परत एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की खासियत क्या है? एंडोडर्मिस की खासियत क्या है? यहां पर किसका अच्छद मिलेगा? एंडोडर्मिस की खासियत तने की बात है, इस पे स्टार्च का अच्छद मिलेगा। किसका अच्छद मिलेगा? स्टार्च का अच्छद। तने की बात हो रही है, एंडोडर्मिस में स्टार्च का अच्छद मिलेगा। फिर परिरंभ। फिर आपके पास कौन सी संरचना आ गई? परिरंभ आ गई। परिरंभ किन कोशिकाओं से बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा से। परिरंभ किससे बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा से। आ गई बात, तने की बात हो रही है। ये सारे लक्षण तने की हैं। परिरंभ किससे बना है? स्क्लेरेन्काइमा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? इधर देखो। अब यहां पर संवहनीय उत्तक होंगे। तने में संवहनीय उत्तक कैसे होंगे भाई? तने में संवहनीय उत्तक कैसे होंगे? संयुक्त समपार्श्व। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। किस तरह के संवहनीय उत्तक हैं? संयुक्त समपार्श्व, कॉन्जॉइंट कोलैटरल। कॉन्जॉइंट कोलैटरल है। ये आपके पास संवहनीय उत्तक हो गए। तने के अंदर संवहनीय उत्तक, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, दोनों एक के साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त समपार्श्व, बिल्कुल कॉन्जॉइंट कोलैटरल। अब नई चीज क्या है बच्चों? यहां पर अरीय रूप से, ये यहां पर अरीय रूप से पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं बच्चों। जाइलम और फ्लोएम संवहनीय उत्तकों के बीच बीच में, इनको हम कहते हैं मज्जा किरणें। इन्हें हम कहते हैं मज्जा किरणें या मेड्यूलरी रेज। मज्जा किरणें, और ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनी है। ये मज्जा किरणें जो है ना बच्चों, ये अरीय रूप से व्यवस्थित है, फैली हुई है। ये किन कोशिकाओं से बनी होती है? पैरेन्काइमा कोशिकाओं से। पैरेन्काइमा कोशिकाओं से। और ये भरण उत्तक का उदाहरण है। ये भरण उत्तक का उदाहरण है, भरण उत्तक में शामिल।
और केंद्र में मज्जा आ जाएगा। फिर यहां पर केंद्र में आपको क्या मिल जाएगा? मज्जा, या जिसे हम कहते हैं पित्त। आ गई बात, अब सबको समझ आ गया। तने की आंतरिक संरचना देखी अपन ने। हमने किसकी बात की है? तने की। तने की बाह्य परत क्लियर, भरण ऊतक क्लियर, संवहनीय ऊतक क्लियर, ये सबको समझ आया। अब देखो, अगर तने की संरचना समझ आ गई तो तने की संरचना अब हम तुलना करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की। अब हम तने की बात जब समझ आ गई तो अब हम तने को दो भागों में विभाजित करेंगे, डाइकॉट स्टेम अलग और मोनोकॉट स्टेम अलग। बताओ, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? सबसे बाह्य परत हमने एपिडर्मिस की बात की। एपिडर्मिस में अपन ने रंध्र देख लिए, क्यूटिकल की परत देख ली, ट्राइकोम्स देख लिए, ये तो एपिडर्मिस हो गई। फिर अपन ने भरण ऊतक में अपन ने चालू किया हाइपोडर्मिस से। हाइपोडर्मिस के बाद अपन गए वल्कुट पर। वल्कुट का आंतरिक परत है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पर स्टार्च का अच्छत था। फिर अपन ने परिरंभ देखा, पेरीसाइकल। उसके अंदर संवहनीय ऊतक थे। संवहनीय ऊतक जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के हैं? तने में संयुक्त समपार्श्व। बेटा मीजोफिल यहां नहीं आएगा, वो पत्तियों में आएगा बेटा। मीजोफिल ऊतक जो है, पर्ण मध्योतक ऊतक है, वो पत्तियों की संरचना में आएगा, तने में नहीं आएगा बेटा। क्लियर बात है यहां तक सबको? अब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की बात कर लें। तने का बेस बन गया, तने की आंतरिक संरचना। अब हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे, अंतर के हिसाब से, फ्लो चार्ट के हिसाब से। चलो बढ़िया, अब देखो आप